अब आप लोगों को मेन नॉर्मलाइजेशन पढ़ाने लगा हूँ। नॉर्मलाइजेशन देखें, जितना आप आसान समझते हैं ये उतना आसान नहीं है। क्योंकि आपने जो काम किया हुआ है ना अभी, तो आप सबको नॉर्मलाइजेशन के बारे में यही पता है कि नॉर्मलाइजेशन में 3 NF तक हमने जाना होता है। फर्स्ट NF में हमने रिडंडेंसी फाइंड करनी होती है। सेकंड में हमने पार्शियल या वो जो रिमूवल ऑफ एक्सट्रेनियस है वो फाइंड करना है। तीसरे में हमने जाके जो डाटा है उसके अंदर देखना ट्रांजिटिव तो नहीं है, कोई डिपेंडेंसी तो नहीं पाई जा रही। लेकिन ये सारा ना आपने किया हुआ है ABCD के साथ, जिधर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती थी और फिर आप करते थे। अभी तक आपने ये नहीं किया कि अगर आपको एक रियल में डाटाबेस गिवन हो तो उसके अंदर से आपने ये चीज़ें उसको नॉर्मलाइज किस तरह करना है। ठीक है, वो जो फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आपको नहीं गिवन, सिर्फ डाटाबेस गिवन है, उसके अंदर ये तीनों स्टेप किस तरह करने हैं। ठीक है, इसके लिए सर ने हमें एक दो एग्जांपल्स भी करवाई थी, लेकिन वो एग्जांपल में मुझे लगता है कि हमें समझ नहीं आई कि मेन सर क्या करवाना चाहते थे और हम क्या करना चाह रहे थे। अच्छा, अभी मैं वही आपको नॉर्मलाइजेशन कराने लगा हूँ, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की क्यों जाती है। नॉर्मलाइजेशन है इन वजूहत से की जाती है, इनको आप कहते हैं एनोमलीज। आपके पास ना 3 किस्म की एनोमलीज हैं। एनोमलीज को समझ लें अब नॉर्मलिटी है जैसे किसी तरह की। डाटाबेस के अंदर 3 किस्म की है। सबसे पहली अपडेट, इंसर्ट और डिलीट। अब ये अपडेट, इंसर्ट और डिलीट क्या कौन सी एनोमलीज हैं ये देख लें। सबसे पहले ना समझो ये आपके पास ना एक टेबल है बड़ा सा। ठीक है, अभी ये अननॉर्मलाइज है, यानी इसको नॉर्मलाइज नहीं किया हुआ। ये टेबल है। अब इसके अंदर ना आपने मिसाल के तौर पे कोई चीज़ अपडेट करनी थी। क्या अपडेट करना था? आपने कहा कि ये जो BBIT है ना, इसका आपने पहले इसके अंदर रिकॉर्ड डाले हुए थे कि ये क्रेडिट आवर्स होते हैं इसके 135। आपने कहा मैंने 135 नहीं, किसी ने आगे आपको बताया यार वो 134 होते हैं। तो आपने इसको इधर से क्या कर दिया, चेंज। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि BBIT के अंदर कितने कोर्स होते हैं, 134। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि BBIT के अंदर कितने क्रेडिटर्स होते हैं, 135। इसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया। अब कोई बाहर से बंदा आएगा, उसको नहीं पता ये 135 ठीक है या 134 ठीक है। इसको हम कहते हैं अपडेट अनोमलीज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन सब में बारी बारी जाना पड़ेगा और इन सब में 134 की जगह 134 करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, 10-20 होते तो ठीक है। अब जैसे मिसाल तौर पर कोई बड़ी डाटाबेस है, या HBL के एम्प्लॉयज लगा लो, हुकूमत के गवर्नमेंट सर्वेंट्स के एम्प्लॉयज लगा लो, या ट्रांजेक्शन्स लगा लो। ऐसे ट्रांजेक्शन तो होते नहीं नॉर्मलाइज। कोई और आप मिसाल चलो IBIT में बच्चे लगा लो, अभी तक जितने आए हुए हैं हजारों की तादाद में बच्चे आ गए हैं। उन सब में आपने ये चेंज करना। तो क्या एक एक क्यूडी लिखोगे अपडेट की हर किसी को चेंज करने के लिए? ये एक बहुत ही ज्यादा क्या बन जाएगी आपके लिए, दर्द सर बन जाएगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये अपडेट एनोमली आ जाती है। कि अब हमें एक डाटा चेंज करने के लिए, BBIT के लिए, अब हमें हर रो के अंदर जाना पड़ेगा और हर किसी के अंदर जो जहाँ जहाँ BBIT है वहाँ पे उसके क्रेडिटोर्स को चेंज करना पड़ेगा। ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लो मुश्किल काम होता है। क्योंकि आप देखो कोई बड़ी डाटाबेस है जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम की, अब उसके अंदर मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। अब वो हर यूजर के एक रो के अंदर जाके उसको पकड़ के लाना, फिर उसको चेंज करना, ये कोई जिसे कहते हैं अच्छा काम नहीं है। और कंप्यूटर को आप कह लो कि कंप्यूटर जिस मकसद के लिए बनाया गया था ये उस मकसद को पूरा नहीं करता, कि काम को आसान नहीं करता, काम को मुश्किल करता है। अच्छा, ये पहली आपके पास अनॉर्मलिटी हो गई जिसको हम कहते हैं अनोमली हो गई, जिसको हम कहते हैं अपडेट अनोमली। दूसरी आती है इंसर्ट अनोमली। इंसर्ट अनोमली क्या है? देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 2 डिग्रियों का डाटा मौजूद है। एक आपके पास बिजनेस ऑफ बैचलर्स ऑफ बिजनेस यानी BBIT का, एक आपके पास MBIT का। अभी आप छुट्टियों के बाद जाते हो, समझो एक और नई डिग्री आ जाती है। नई डिग्री आ जाती है आपके पास डाटा एनालिसिस की। ठीक है, या डाटा साइंस की। अब उन्होंने डाटा साइंस की जो नई डिग्री है उसका रिकॉर्ड एंटर करना है। लेकिन उसका रिकॉर्ड एंटर करने के लिए उसको उनको पहले उसके अंदर कोई बच्चा एंटर करना पड़ेगा। जब तक इधर बच्चे का डाटा नहीं आएगा, ये जब तक इधर बच्चे का डाटा नहीं आएगा तब तक आप ये आगे वाला डाटा नहीं डाल सकते। क्यों? इसके अंदर रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है ना। तो रोल नंबर इस प्राइमरी की, तो रोल नंबर तो नल हो ही नहीं सकता। तो आपको अब लाजमी इसके अंदर कोई ना कोई बच्चा डालेगा, यानी जब तक बच्चा नहीं आता तब तक आप इसके अंदर डाटा नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पे आपका यहाँ से एक नया आप कह लो टर्म शुरू हो गया, जिस टर्म का नाम है S20। लेकिन अभी तक इसके अंदर बच्चा कोई नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको नहीं एंटर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? अभी तक बच्चा आएगा तो आप इसको एंटर करोगे। इसको हम कहते हैं इंसर्ट एनोमली।
कि आप जैसे मिसाल के तौर पे ये डिग्री के अंदर कोई नई डिग्री नहीं ऐड कर करते, कोर्स के अंदर कोई नया कोर्स नहीं ऐड कर सकते। अगर इधर मैंने आगे कोर्स का भी इंफॉर्मेशन लिख लेता, यहाँ पे कोर्स की इंफॉर्मेशन लिख देता, तो अगर आप तब तक नया कोर्स नहीं ऐड कर सकते जब तक कोई बच्चा ना उस कोर्स के अंदर इनरोल हो। तो इसको हम कहते हैं इंसर्ट एनोमली। जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है डिलीट, डिलीशन एनोमली। खैर ये जो डिलीशन एनोमली है ये क्या चीज़ है, देखो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना आप एज्यूम करो कि यहाँ पे एक ही बच्चा है, मोहम्मद अली को हटा देते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके पास अफजाल साहब हैं जो कि क्या करते हैं, एमबीआईटी कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, ये अफजाल साहब का कोई मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी छोड़ जाते हैं या कोई और चीज़, आपने अफजाल साहब का जो रिकॉर्ड है वो डिलीट कर दिया। आपने जब अफजाल साहब का रिकॉर्ड डिलीट किया तो अब आपने देखा उसके साथ आपने एमबीआईटी का भी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। ये देखें, अब एमबीआईटी का भी रिकॉर्ड डिलीट हो गया उसकी वजह से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिलीशन की एनोमली। ठीक है। इन तीनों को ख़त्म करने के लिए हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलते हैं नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अब आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन है ना वो तीन किस्म की, तीन किस्म की नहीं, आप कह लो तीन स्टेप्स होते हैं, या फिर आप जैसे कहते हैं नहीं, फिल्टर होता है, जितना वो नीचे जाई जाता है उतना फिल्टर तंग हो ही जाता है। आपके पास 8 लेवल होते हैं मेरे ख्याल से, या 5 लेवल होते हैं नॉर्मलाइजेशन के, लेकिन हमने तीन ही पढ़े हैं। कौन से, 1NF, 2NF और 3NF। आपको जो बताया गया वो ये था कि 1NF का मतलब होता है रिमूव रिडंडेंसी, ठीक है। सेकंड MF का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सट्रेनियस, वही बस। और थर्ड NF का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये आपको मैंने दे दिया, मैं आपको कहता हूँ इसमें से ये तीनों चीज़ें करो, आप कर सकते हो? आप कभी भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक सवाल दिखाता हूँ, देखो। हम्म, ये सवाल है, चलो फिर आसान है। ये सवाल है, कहता है इसको नॉर्मलाइज करो, 1F, 2NF, 3NF, इसको करो। तो आप कैसे करेंगे? आपको तो इसमें वही नहीं पता, क्या नाम लेते हैं, ये बात ही नहीं पता कि इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं गिवन, गिवन होती तो आप कैलकुलेशन कर लेते। अब इसमें इस सवाल को किस तरह हल करना है ये देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर ना आपने सबसे पहला क्या है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, रेपिटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या रेपिटेशन आ रही है, यहाँ पे ये रेपिटेशन आ रही है। सिबगत हो, जमाल हो, जमाली हो, राशिद हो, कामरान हो, इन सब के लिए ना ये वाला जो कोड का ब्लॉक है, ये वाला, और इससे नीचे आप अगर यूं ही चले जाएं, अब वो मल्टी सेलेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इससे नीचे आप चल जाएं, ये सारा चीज़ें ये क्या आ रही हैं, ये छोड़ो, यहाँ तक देख लो, ये सेम आ रहा है, फिर सेम आ रहा है। मिसाल के तौर पे इधर मिलियंस रिकॉर्ड होते, तो मिलियंस के लिए ये क्या होता, सेम होता मिलियंस बच्चों के लिए। अब मिसाल के तौर पे गम देखना, यानी जो डेट लॉस हो रहा है वो देखना। यहाँ पे ना अब ये जो एक स्ट्रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29। ये स्ट्रिंग के अंदर 29 करेक्टर है। हर एक स्ट्रिंग का एक करेक्टर कितने बाइट लेता है, सिंगल बाइट लेता है। अगर मिलियन होंगे तो आपकी 29 मिलियन बाइट्स जो स्टोरेज है वो फुल हो रही है, 29 मिलियन बाइट्स, ठीक है। अब देखें, अगर आपने इसको रिमूव करना, आप चाहते हो ये रिडंडेंसी रिमूव हो जाए। अभी सिर्फ मैंने एक कॉलम की बात की है, एक कॉलम आपका इतना ज़्यादा लेके जा रहा है, ये तो अगर यहाँ पे कोई नंबर वगैरह होता, मिसाल के तौर पे कोई कोड होता, वो कोड 7-8 लफ्ज़ों का होता, अगर वो, चलो वो उसको आप स्ट्रिंग बना लेते तो चलो वो 8-9 मिलियन वो ले जाता। अगर आप उसको कोई इंटीजर है, जैसे ये 4 बाइट्स का इंटीजर है, अब ये यहाँ पे आप कह लो मिलियन है, 4 मिलियन ये ले गया। ये आपके पास क्या हो रही है, स्टोरेज का लॉस हो रहा है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं। अब रिडंडेंसी रिमूव करने का तरीका क्या है? रिडंडेंसी रिमूव करने का तरीका है, जो चीज़ रिडंडेंट है ना उसको पकड़ के एक अलग टेबल में डाल दो। देखो यहाँ पे ये रिडंडेंट है ना, ये चीज़ रिडंडेंट है, इस पूरे को पकड़ो,
इसको एक अलहदा टेबल बना दो। और यहाँ से इन सारों की इंफॉर्मेशन पकड़ो। ये डाल दी। अब यहाँ पे आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे इसको आगे लिख लेते हैं, हाँ। अच्छा। और यहाँ पे आप सिर्फ एक डिग्री कोड डालना आपने। ठीक है। अब रिडंडेंसी को आप रिमूव कर रहे हो। अगर देखो अभी तो एमबीआईटी का एक बच्चा है ना, कल को एमबीआईटी के भी बच्चे पढ़ेंगे तो ये भी तंग करेगा मजीद। अच्छा ये देखो। अब यहाँ से क्या करो, इन सारों को रिमूव कर दो। इनको एक अलग टेबल में डाल दिया। अब जहाँ मिलियन रोज आनी थी उसकी जगह देखो कितनी रोज आई है, सिर्फ एक रो इधर आई है। ठीक है। और ये फॉरेन की से एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ये वीबीआईटी का एक अलग टेबल में जाओगे, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। देखो एक तो ये अब और जो इसकी वजह से, अब देखो चलो आगे चलते हैं, अब मजीद इसको देखते हैं इसके अंदर कोई मजीद रिडंडेंसी है। ये देखो यहाँ पे, इसको भी पीछे ले आते हैं, वो ऊपर गया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारी, ये वाला जो डाटा है S19 Spring 19, ये सारा डाटा भी आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। इसको भी रिपीट नहीं होना चाहिए था। इसको भी पकड़ो और एक अलग टेबल बना दो। रिडंडेंसी को ख़त्म करने का क्या तरीका है, उनको पकड़ो और एक अलग टेबल बना दो। और उसके अंदर ये सिंगल रो आएगी बस। ये वाली सिंगल रो आ जाएगी। ये देखो। अब यहाँ से ये सारा कुछ भी रिमूव कर सकते हैं हम इजीली। ये क्रेडिट और उसमें इधर आ गए। अच्छा जी। अब आप ये सारा डाटा भी रिमूव कर सकते हो। जब डाटा रिडंडेंट नहीं रहा, आपको यही ना कह देना कि S19 तो रिडंडेंट है। वो एज आ फॉरन किया, वो ये तो बताएगा ना कि कौन सा बच्चा कौन से सेशन में पढ़ा, अदरवाइज तो यही नहीं पता लगेगा कि कौन सा बच्चा कौन से सेशन में पढ़ा। ये देखें, ये आपके पास जो रिडंडेंसी है ये रिमूव हो गई है। अब ये देखना है, ये रिडंडेंसी रिमूव होने से आपके पास जो तीनों एनोमलीज हैं वो भी उड़ जाएंगी। देखो किस तरह। देखो सबसे पहले यहाँ पे बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड आईटी। ठीक है। यहाँ भी आपने मिसाल के तौर पे, अब मैंने आपको बीबीआईटी का कहा, मैंने कहा यार वो आपने 134 डाले हैं, उसकी जगह 130 है। आपने बस यहाँ पे चेंज किया, इन सब के लिए चेंज हो गया। पहले ये नॉर्मली गई अपडेट। दूसरी क्या है, दूसरी थी इंसर्ट। यहाँ मैंने एमपीआईटी का रिकॉर्ड डालना है, तो एमपीआईटी का रिकॉर्ड डाल देता हूँ। एमपीआईटी बगैर बच्चा डाले उसका रिकॉर्ड डाल दिया। ये देखें बच्चा, ये मैंने S19 इधर लिख लिया है, इसको तो रिमूव करना। ये देखो बगैर बच्चा डाले उसका रिकॉर्ड डाल दिया। ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे समझो, अगर ये स्टार्ट 2 को नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 8 को। 8 को नहीं, वैसे 8 तो ज़्यादा हो जाएगा। चलो 2 के बजाय ये 5 को हुआ था स्टार्ट। सिर्फ एक को अपडेट किया, अब डिलीट करना है। यहाँ से मैं MBIT डिलीट करूँ या रखूँ, उससे मेरा बच्चा डिलीट नहीं होगा। यहाँ फिर इधर से अफजाल साहब को डिलीट करूँ या रखूँ, मेरा बच्चे, मेरी जो डिग्री है वो नहीं उड़ेगी। कोई बच्चा कोर्स में, अगर किसी बच्चे ने किसी कोर्स में उस साल एडमिशन ही नहीं लिया, ठीक है, या उसके अंदर कोई, चलो आपने एक नया कोर्स रजिस्टर किया लेकिन उसमें किसी ने नहीं इनरोल हुआ, तो क्या आप उसका, उसको कोर्स ही उड़ा दोगे? नहीं। इधर से उड़ा दोगे स्टूडेंट्स वाले टेबल से, लेकिन यहाँ पे तो उसका रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। यहाँ पे हम 34 डाल लेते हैं। चलो 55 डालता, 55 ही डाल देते हैं। चलो। अच्छा ये देखो, ये आपके पास जो एनोमलीज हैं इससे ये भी मिट गई हैं। ये सबसे पहला आपके पास कि आपने रिडंडेंसी को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है। अब देखो, रिडंडेंसी को रिमूव करने का एक आसान तरीका ये भी होता है कि देखो जो खुद एक पूरी इंफॉर्मेशन है ना, जैसे ये देखो डिग्री कोड, ये एक पूरा खुद एक पूरी एंटिटी है। एंटिटी और एट्रीब्यूट में फ़र्क समझो। एंटिटी होता है जैसे एक स्टूडेंट है ना, उसका एक अलहदा से टेबल बन सकता है, उसका हम कहते हैं एंटिटी। ठीक है, जो कि खुद आप कह लो क्लास होती है। और जो होती है ना एट्रीब्यूट होता है, वो उसका एक कॉलम होता है, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो डिग्री थी जिसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो थी वो एक खुद एंटिटी थी, इसलिए उसका एक आपने लैदा टेबल बना दिया।
जो आपके पास टर्म था वो खुद एक एंटिटी थी, उसकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए आपने उसका भी एक अलग टेबल बना दिया। देखो जैसे अब आपको मिसाल के तौर पे ये डेटाबेस दी होगी ना, देखो अब इसके अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर आपने जब फर्स्ट एनएफ करनी है, रिडंडेंसी रिमूव करनी है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे ये देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय से मुतल्लिक, ये इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय से मुतल्लिक है, ये एक अलहदा टेबल में आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। अगली है कस्टमर के मुतल्लिक, कस्टमर एक अलहदा है, इसको आप पहली जो रिडंडेंसी के लिए आप इसको उठाओगे, इसको आप एक अलहदा टेबल में रख दोगे। तीसरा आपके पास क्या आता है कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ये प्रोडक्ट कोड क्या है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, ठीक है ये। और आखिरी आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, ऑर्डर नंबर हमें ये बताएगा, जैसे सीआरएस का टेबल था ना, वो हमें ये बताएगा कि कौन से कस्टमर ने, ये आपने इन सारों को अब आपस में इंटरलिंक भी तो करना है, पहले जुदा जुदा कर दिया तो कोई रिलेशन भी तो बनाओ। अब उसके लिए आप क्या कहोगे कि कौन से एम्प्लॉय ने कौन से कस्टमर को, तो कौन से एम्प्लॉय ने कौन से कस्टमर का कौन सा ऑर्डर और कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर में लिया, ये ऑर्डर में आ जाएगा। ये देखो, एम्प्लॉय, कस्टमर आईडी, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट कोड, और प्राइस इधर रख लो, प्राइस बेशक इधर रख लो, ये डिफरेंट हो सकते हैं, सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, याद रखना नॉर्मलाइजेशन कैन बी सब्जेक्टिव, ठीक है। ये पहली चीज आपके पास हो गई, जिसको आप क्या कहते हो, रिमूवल ऑफ रिडंडेंसी। दूसरा आता है रिमूवल ऑफ एक्सट्रेनियस। अब इसके अंदर से एक्सट्रेनियस आप कैसे रिमूव करोगे, ठीक है, उसको देखने का तरीका देखो। ये वाली जो मेरी डेटाबेस की मिसाल थी ना, ये ज़्यादा सिंपल थी। इसके अंदर जो एक्सट्रेनियस को रिमूव करना है ना, ये आपको ज़्यादा अच्छा नहीं समझ आएगा। इसके लिए ना मैं आपको कोई और मिसाल देता हूँ एक्सट्रेनियस को रिमूव करने के लिए। रुको, मैं कोई एग्जांपल ढूंढता हूँ। अगले स्टेप पे चल रहा है जो हमारे पास है, रिमूवल ऑफ एक्सट्रेनियस। अब रिमूवल ऑफ एक्सट्रेनियस एलिमेंट्स जो है वो ये हैं कि देखो मिसाल तौर पे ये है ना कि ए बी इज डी डिटरमाइंड हो रहा है ए बी से, तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है कि बी इज डिटरमाइनिंग डी, यानी खाली बी भी डी को डिटरमाइन कर सकता है। तो इसके अंदर अगर ये बात है तो फिर ये ए क्या है, एक्सपीरियंस एक्स पर है, फिर ए को रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है अगली। अब ये आपको टेबल दे के कैसे पता चलता है, ठीक है। अब देखो मिसाल के तौर पे अब ना इसको एक और जुबान में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी जो नॉन की एट्रीब्यूट है ना, उसको चाहिए कि वो जो प्राइमरी की है ना उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब इसको इसकी मिसाल देता हूँ, देखो मिसाल के तौर पे आपको ना, ये मिसाल समझो, ये आपके पास मिसाल है, यहाँ पे ना आपके पास एक आपको टेबल गिवन है। ये टेबल के अंदर आप देखो कि आपके पास एक प्लेयर आईडी है, एक आइटम टाइप है कि प्लेयर के पास कौन सी आइटम है, और एक ये है कि वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और ये है कि प्लेयर की रैंकिंग क्या है। अब देखो ये जो प्लेयर की रैंकिंग है, ये जो प्लेयर की क्वांटिटी है, चलो ये तो डिपेंड करता है कि आइटम की टाइप क्या है और आइटम का जो प्लेयर की आईडी है वो क्या है, ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात देखो कि ये जो प्लेयर की रेटिंग है, ये तो इस बात पे डिपेंड ही ना करती कि आइटम की टाइप क्या है, ये तो बस इस पे डिपेंड करती है कि जो प्लेयर की रेटिंग हो, डिपेंड करती है कि प्लेयर कौन सा है, जो सा प्लेयर होगा उसकी अपनी रेटिंग होगी। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, ये आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाती है कि वो पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, नॉन की एट्रीब्यूट है, तो ये पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि पार्शियली उस पर डिपेंड कर रहा है, इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी, और इसको हमने रिमूव करना होता है। अब इसको रिमूव करने का तरीका क्या होता है, इसको रिमूव करने का तरीका होता है कि देखो ये जो इसका तरीका ये हमने वहीं से पढ़ा स्लाइड से, कि इसका तरीका बताए क्या, इसका तरीका ये होता है कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, उसको एक अलहदा रिलेशन में रख लें उनके डिटरमिनेंट के साथ। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अब इसको उठा के, प्लेयर रेटिंग को उठा के मैं पी आर लिख रहा हूँ, पी आर, प्लेयर रेटिंग को उठा के एक अलहदा टेबल में रख लो, एक टेबल बना लो, और साथ उसका डिटर्मिनेंट, ये दो कॉलम इधर बन जाएंगे, प्लेयर आईडी और प्लेयर रेटिंग, ये एक अलहदा आपके पास क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये एक तरीका है इसको रिमूव करने का, ठीक है। अब देखो हो सकता है समटाइम वो आपको इस तरह ना दे, बल्कि वो आपको इस तरह दे दे ये सवाल, जैसे इसमें आया हुआ देखो। अब यहाँ पे उसने ना आपको कहा हुआ है कि ये बताओ ये कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है कि या सेकंड फॉर्म में है। अब इसको छोड़ो, यहाँ पे
पाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो कोई भी आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, देखो आप पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे कैसे है। देखो यहाँ पे डी और ओ ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, एक आपका प्राइमरी की बना रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी थे ये सारे नॉन की एट्रीब्यूट थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये जो आपके पास एन है ना, ये खाली डिपेंड कर रहा है डी के ऊपर, एन डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हालांकि इसको क्या चाहिए था, ये ओ और डी दोनों के ऊपर डिपेंड करे, लेकिन यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली ये डिपेंड कर रहा है खाली जो डी है डिटरमाइन एन। हाँ, ये खाली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एन के ऊपर, ठीक है। इसलिए आप कहते हो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो नीचे भी, यहाँ पे भी ना एक ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। अब इसमें देखो, अब ये सवाल मुझे भी मुश्किल लगा, आपको तो आसान ही लगेगा। और पिछले 2 घंटे से मैं इसी सवाल पे हूँ वरना 12 बजे वीडियो आ चुकी थी। खैर आप देखो, यहाँ के पास ना उसने एक आपके पास टेबल दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल के अंदर उसने आपको क्या कहा हुआ है, उसने आपको कहा हुआ है कि आपने ना जो इसको 2NF तक नॉर्मलाइज करना है। देखो नॉर्मलाइजेशन 2NF तक लेके जाने की ना दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त उसकी ये होती है कि वो पहले फर्स्ट NF हो, और दूसरी होती है कि उसके अंदर कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना पाई जाए। अब देखो मिसाल के तौर पे यहाँ पे सबसे पहले तो ये फर्स्ट NF में ही नहीं है। क्यों फर्स्ट NF में नहीं है, जहाँ जहाँ शिप नेम आएगा, मिसाल तौर पर शिप नेम है सिपगंज, तो उसकी शिफ्ट टाइप आ जाएगी। जैसे शिफ्ट टाइप आप कह लो, अब मुझे तो शिफ्ट की टाइप का नहीं पता, यार्ड कह लो चलो। अब जैसे ही शिफ्ट नेम के अंदर कोई और नई शिप आ जाएगी, तो उसके अंदर उसकी टाइप भी सेम होगी। जहाँ जहाँ शिप नेम के अंदर मिसाल तौर पर सिपगत होगा, वहाँ वहाँ शिप टाइप के अंदर यार्ड होगा। ये एक रिडंडेंसी आ रही है। सबसे पहले आप इसको रिमूव करोगे, या एक बार पूरा टेबल है ना, तो इसके अंदर से आप इन दोनों को क्या कर दोगे, रिमूव करके एक लेदर रिलेशन बना दोगे। देखो शिप्स का एक लेदर रिलेशन बन गया। पीछे आपके पास इन सबको आपने ज्वाइन भी करना है शिपिंग के टेबल में, कि कौन सा शिप कौन से सफर पे गया, वॉयज आईडी गया, और उसका डेट ऑफ अराइवल क्या, ये आपने इधर लिख लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको नीचे फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है। अब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी पे देखो, अब आपके पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यहाँ पे आप देखो कि ये जो शिप नेम है और जो कार्गो है, ये खाली वॉयज आईडी से डिटरमाइन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे शिप नेम का तो मसला नहीं, क्योंकि शिप नेम है क्या है, शिप नेम तो ये खुद की एट्रीब्यूट है। लेकिन जो कार्गो है, ये एक नॉन की एट्रीब्यूट है, जिसको चाहिए, ये नॉन की एट्रीब्यूट है। यहाँ से देख लो, नॉन की एट्रीब्यूट को चाहिए वो इन तीनों से मिलके हो, लेकिन वो इन तीनों से मिलके नहीं हो रहा। वो किससे हो रहा है, वो बस कार्गो जो है वो शिप नेम से हो रहा है। तो आप क्या करो कि जहाँ पे वॉयज में एक अलहदा टेबल बना दिया आपने वॉयजेस का, जहाँ पे आपने लिखा कि वॉयज आईडी किस किस को डिटरमाइन कर रहा है, शिप नेम को भी डिटरमाइन कर रहा है, कि कौन सी शिप उधर गई और कौन सा कार्गो उस पे गया, उसको भी डिटरमाइन कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास यहाँ पे आ जाता है शिप पोर्ट्स। शिप पोर्ट्स के अंदर आपके पास ये आ रहा है कि कौन सा, जो ये देखो यहाँ पे ये जो पोर्ट है, इसको कौन कौन डिटरमाइन कर रहा है, इसको शिप नेम भी डिटरमाइन कर रहा है, इसको ये भी डिटरमाइन कर रहा है डेट ऑफ अराइवल, और इसको वॉयज आईडी भी डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब आप अगर ये देखो, ये तीनों चीजें आप इधर लिख देते हो, कि आप कहते हो कि ये तीनों डिटरमाइन कर रही हैं इसको, तो आप एक रिलेशन बना देते हो जिसके अंदर आप ये चारों चीजें डाल देते हो। ये चारों चीजें मिसाल तौर पर आपने एक रिलेशन बनाया, उसके अंदर आपने ये चारों चीजें डाल दी, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला है। वो मसला क्या है, यहाँ पे भी ना रिडंडेंसी आ रही है। ये रिडंडेंसी कैसे आ रही है, ये देखो, ये जो वॉइज आईडी है, ये एक पास यहाँ पे वॉइज आईडी है ना, ये मैं रिमूव ही करना भूल गया। खैर हाँ, ये जो एक पास वॉइज आईडी है, यहाँ पे ये देखो, ये वॉइड आईडी है, ये शिप नेम को क्या कर सकती है, निकाल के ला सकती है ना। जब ये शिप नेम को निकाल के ला सकती है, तो यहाँ पे शिप नेम डालने की क्या जरूरत है आपको, क्योंकि वॉइज आईडी अगर आपके पास है तो उससे आपके पास क्या आ सकती है, शिप नेम आ सकती है। इसलिए आप क्या करोगे, डेट ऑफ अराइवल और वॉइज आईडी की एक बनाओगे शिप पोर्ट्स, और जो कि डिटरमाइन किसको करेगी, पोर्ट्स को डिटरमाइन करेगी, ठीक है। यानी ये आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। ये आपके पास दूसरी आ गई मिसाल। तीसरी आपके पास जो मिसाल है वो ये है, ये काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी कंफ्यूजन है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि आप यहाँ पे इसने ना
ऊपर तो डेजिग्नेशन को ये मैं आपको इसलिए डिस्कस करूँ कि आप लोग भी कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर इसने डेजिग्नेशन को कुछ नहीं बनाया, नीचे आगे इसने डेजिग्नेशन को कह दिया कि ये वो है, एक प्राइमरी की है। ये इसने इसलिए क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो डेजिग्नेशन है ना, ये देखो चलो ये हम 3 NF में जिक्र करेंगे, अभी करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके आगे हम चले जाते हैं 3 NF क्या चीज़ है। 3 NF कहती है कि कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये होती है कि एक नोन की एट्रीब्यूट को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। देखो मिसाल के तौर पर जैसे ऑब्टेन्ड मार्क्स डिटरमाइन कर रहे थे कि ग्रेड क्या होगा, ठीक है। अगर आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स मिसाल तौर पे 85 से अबव है, तो आपका जो ग्रेड था वो क्या आता था, ए। अगर वो थे मिसाल तौर पे 22 थे, 22 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 54 थे, तो आपका क्या ग्रेड आता था, D-। तो ये ग्रेड किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्टेन मार्क पे। इसको हम कहते हैं ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है, जो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है ये भी नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे आपको एक और डेमो देता हूँ ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी का। यहाँ पे देखो, ये ना एक टेबल जो अभी हमने बनाया, यहाँ पे देखो ये जो डेजिग्नेशन है ना, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये डिपेंड कर रही है डेजिग्नेशन पे, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। इसी तरह जो अपॉइंटमेंट डेट है, अपॉइंटमेंट डेट नहीं, खैर ये जो सैलरी है ये भी डिपेंड कर रही है डेजिग्नेशन पे। तो ये भी आपके पास एक ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे उसने इसका सोल्यूशन कुछ और ही अजीब तरीके से दिया हुआ है। ये सोल्यूशन मैंने जो AI को दिया तो उसने कोई और सोल्यूशन दिया। अब मैंने काफ़ी समझने की कोशिश की है इसने यहाँ पे किया क्या हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इससे कोई गलती हुई है, क्योंकि डेजिग्नेशन तो एक वो है, प्राइमरी की है ही नहीं। यहाँ पे ना इसने देखो 2 NF में ये डेजिग्नेशन को ही उठा के रोला हुआ है। हालांकि 2 NF में डेजिग्नेशन को कैसे आप बोल सकते हो जबकि वो एक आप कह लो कि की का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप यहाँ पे देखो, चूंकि ये डेजिग्नेशन डिटरमाइन किसको कर रहा है, सैलरी को भी डिटरमाइन कर रहा है, और किसको डिटरमाइन कर रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ना, ये आती है। तो इसको भी खत्म करने का ये तरीका होता है कि यहाँ पे आप डेजिग्नेशन कोड रख दो कोई, या खाली डेजिग्नेशन रखो और एक अलग टेबल बना दो जहाँ पे डेजिग्नेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और आपके पास जो सैलरी है वो आ जाए, ठीक है। ताकि ये जो रिडंडेंसी है ये फिर खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ जहाँ मिसाल के तौर पे जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वही चीज़ आ जाएगी ना। तो उसको हमने रिमूव करने के लिए भी ये करते हैं कि जो ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी है वो ना आए, ठीक है। अब ट्रांसिटिव डिपेंडेंसी भी फिर एनोमलीज को हटाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे देखो, अब यहाँ पे आपने लिखा हुआ है कि ग्रेड 85 होगा तो किसी का ए आएगा। कल को आपको ये चेंज करना पड़ता है कि अगर ग्रेड होगा आपके पास 82, तब उसका ए आएगा, तो आप क्या सारों में जाके चेंज करोगे, नहीं ना। इसलिए आपको ये चेंज करना पड़ता है, आपको एक अलहदा से टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स और ग्रेड्स होंगे, और सिर्फ जो CRS का टेबल था उसके अंदर आपको ऑब्टेन मार्क्स रखने पड़ेंगे। लेकिन समटाइम हम क्या करते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ना, टेबल की देखो जितने ज़्यादा टेबल होंगे वहाँ पे मुख्तलिफ टेबल से पे आपको जाके कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पे हमें लगता है ना कि यार इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, हमें पता है ग्रेड में 85 ही रहना एक स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे फिर हम ये जो 3 NF है इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, ठीक है, जैसे हमने CRS के अंदर किया था। लेकिन ये 3 नॉर्मलाइजेशन के स्टेप है जो कि इंतहाई ज़रूरी है, और आपको मैं सबको मशवरा दूंगा इस पे जाइएगा। ये वाली जो है इसका नाम है, ये इसका नाम सोल्यूशन F12 BPIT, इसके अंदर ना नॉर्मलाइजेशन ये असाइनमेंट है और SQL है। यहाँ से आप नॉर्मलाइजेशन लाजमी कीजिएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो आपके एक बार तबक रोशन हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन को देख के लाजमी तबक रोशन होंगे, ठीक है। लेकिन ये लाजमी आप लोग कीजिएगा। इसका मैं नाम लिख भी देता हूँ, अगर से कोई कॉपी हो गया हुआ नहीं हुआ, खैर छोड़ो, हाँ नहीं हुआ हुआ, खैर ये आप इसको लाजमी देख लीजिएगा। बाकी ये आपके पास सारी नॉर्मलाइजेशन थी। इसके अलावा एक जो स्टेप मैं आपको पहले में बताना चाह रहा था वो ये है कि याद रखिएगा फर्स्ट NF में ना ये भी होता है कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है ना, डुप्लीकेट वैल्यूज या फिर आप ऐसे समझो कि हम फर्स्ट NF में ना जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं उनको भी डील करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास है एक रोल नंबर है 1, ठीक है। तो यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर है, उसके 2 फ़ोन नंबर है,
एक उसका फ़ोन नंबर है, मिसाल तौर पे एक मेरा फ़ोन नंबर है 0320, एक मेरा फ़ोन नंबर है 0324, एक मेरा रो है 030321। तो ये मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, ये भी ये कहता है जो है ना, पहला फर्स्ट है ना, वो कहता है कि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ईआर मॉडल से इसमें आते हो ना सबसे पहली बार, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वैल्यूज़ वाला कोई ना कोई एक आधा कॉलम मिलता है, तो वो मल्टीपल वैल्यूज़ भी इधर नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि हर सेल के अंदर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू के आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे एक और सिबगत का रिकॉर्ड कॉपी पेस्ट मारो, एक और मारो, यहाँ पे आप ये रिमूव कर दो दोनों, यहाँ पे आप ये दोनों रिमूव कर दो। यहाँ पे देखो, अब एटॉमिक वैल्यूज आ रही है, यहाँ पे मल्टी वैल्यूज नहीं आ रही है, अब यहाँ पे भी मल्टी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अब आप लोग कहोगे कि प्राइमरी की तो रिपीट हो रही है, प्राइमरी की रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, जो रोल नंबर है और ये जो फ़ोन नंबर है, इन दोनों को मिला के एक प्राइमरी की बना लेते हैं, क्योंकि ये कभी भी फिर दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। हो नहीं सकता कि रोल नंबर 1 का 0320 अगर एक नंबर है, तो उसका दोबारा से रोल नंबर 1 का 0324 है अगला, क्योंकि ये हर बार वैल्यू है या ये जो कम्बिनेशन है ये चेंज होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये फर्स्ट एम एफ के अंदर ही आता है। बाकी ये जब आप लोग करोगे तो आप लोगों के काफ़ी सवाल होंगे, आप बारी बारी आगे पूछते रहना, मैं आप लोगों को मजीद क्लियर करता रहूँगा। अभी अगर वो एक एक सवाल कराने बैठूंगा तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा 2-4 घंटे की वीडियो हो जाएगी।